गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी का परिचय। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी है क्या। तो सूक्ष्म जैविकी खुद 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, माइक्रो, बायो और लोगी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, बायो का मतलब होता है जीव, लोगी का मतलब होता है अध्ययन। तो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है। और ये जो माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच है ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रांच नहीं है, लगभग 350 साल पुरानी ब्रांच है, क्योंकि सबसे पहले जो माइक्रोब की खोज हुई थी वो खोज की थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1675 में। सबसे पहले अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप में इन्होंने बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखा था। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी होनी, बहुत कुछ इसके, सब कुछ इसके बारे में नहीं पता, माइक्रोब्स के बारे में नहीं पता है, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप बचा हुआ है। और माइक्रोबायोलॉजी जो खुद एक विज्ञान की शाखा है सूक्ष्म जैविकी, वो खुद भी कुछ बेसिक विज्ञानों, साइंस की ब्रांचेज से मिली हुई एक संयुक्त ब्रांच है। और इसमें जो इंक्लूडेड ब्रांचेज हैं वो हैं जिनको संयुक्त रूप से माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले है बैक्टीरियोलॉजी जो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एल्गी, पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स और वायरोलॉजी द स्टडी ऑफ वायरसेस। इन सब फंडामेंटल ब्रांचेज हैं ये माइक्रोबायोलॉजी की, और इन्हीं को संयुक्त रूप से कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा भी, इन बेसिक ब्रांचेज के अलावा भी और बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो कि अलग अलग माइक्रोब्स के अलग अलग फील्ड के अध्ययन को ये सहायक ब्रांचेज कहते हैं। और ये सहायक ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इस तरह से हैं। सबसे पहले माइक्रोबायल फिजियोलॉजी, जिसमें कि माइक्रोब्स की फिजियोलॉजी, उनकी बॉडी के फंक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, इन सब की स्टडी की जाती है। उस ब्रांच को माइक्रोबायल फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर माइक्रोबायल जेनेटिक्स, जिसमें माइक्रोब्स की जेनेटिक स्टडी की जाती है, उनके जीन्स की स्टडी की जाती है, उसको माइक्रोबायल जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी। इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स के इवोल्यूशन की स्टडी की जाती है। इसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो डिजीज़ करने वाले माइक्रोब्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, और उनसे रिलेटेड जो भी अपन को प्रोटेक्शन के लिए दवाइयों की, मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, उनकी खुद की स्टडी करके, माइक्रोब्स की स्टडी करके फिर दवाइयों का निर्माण किया जाता है। तो दवाइयों का निर्माण करने के लिए पहले अपन को पता करना पड़ता है कि माइक्रोब कैसा है, उसकी खुद की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी किस तरह से वो बीमारी कर रहा है। तो ये स्टडी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। उसके बाद है वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें वेटरनरी मेडिसिन में जो माइक्रोब्स का रोल है उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में जो द फंक्शन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट्स, नेचुरल एनवायरनमेंट्स में उनका क्या रोल है, इकोसिस्टम में उनका क्या रोल है, ये स्टडी माइक्रोब्स की जाती है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। इसके बाद है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी की जाती है कि इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट और बेकरी इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री, इन सब में स्टडी की जाती है। जिन माइक्रोब्स का यूज किया जाता है उनकी स्टडी की जाती है। इसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कंसीडर करते हैं। इसके बाद है एरो माइक्रोबायोलॉजी। तो जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी स्टडी को एरो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी में जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न, फूड स्पॉइलेज और पब्लिक हेल्थ कंसर्न रिलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी फूड माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। इस तरह से, और यही नहीं, इसके अलावा भी और भी जो माइक्रोब से रिलेटेड अलग अलग फील्ड
की जो स्टडी की जाती है उसकी बेसिस पे बहुत सारी ब्रांचेज माइक्रोबायोलॉजी की सहायक ब्रांचेज होती हैं। अब एक चीज़ अपन को यहाँ समझनी है, अपन को माइक्रोब्स की जैसे ही बात आती है वैसे ही अपने दिमाग में आता है जर्म्स नाम का एक वर्ड। जर्म्स माइक्रोब्स के लिए ही यूज होता है, लेकिन जर्म्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक होते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, उन्हें जर्म्स कहते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोबायोलॉजी होती है, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको खुली आंखों से देखना संभव नहीं है। वो बहुत ही सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं, उन्हें अपन माइक्रोब्स कहते हैं, जो कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं, सेल क्लस्टर्स कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत विविधता पाई जाती है, विविध रूप इनके पाए जाते हैं, जिसमें मेनली अपन देखते हैं कि माइक्रोब्स कौन कौन से होंगे। तो माइक्रोब्स होते हैं जिनमें शामिल करते हैं अपन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ग्रीन एल्गी और रोटिफर्स प्लेनेरियंस, जो कि एज ए पैरासाइट काम करते हैं। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट हैं जो वायरसेस को माइक्रोब मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि वायरसेस को वो लिविंग थिंग ही नहीं मानते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और जब ये लिविंग होस्ट में जाता है वायरस, उसके बाद ही वो अपना लिविंग कैरेक्टर शो करता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग किंगडम है उनमें और एर्थ बायोस्फीयर में हर जगह मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मिलते हैं। अगर अपन देखें, लिक्विड वाटर में भी मिलेंगे अपन को, मिट्टी में भी मिलते हैं, जो गर्म झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, वहाँ भी मिलते हैं, समुद्रों में भी मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी मिलते हैं। यहाँ तक कि एर्थ क्रस्ट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। तो इनका जो हैबिटेट है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद होते कौन कौन से हैं। बेसिक वो माइक्रोब्स जिनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहते हैं, वो मेनली हैं बैक्टीरिया, जो कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मेनली बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फंजाई, ईस्ट एंड मॉल्स, जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक फंजाई हो सकती हैं, जो एसेक्सुअली बडिंग द्वारा या फिर एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वायरसेस, जो वायरसेस हैं वो टिपिकली सब माइक्रोस्कोपिक एसेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, जो कि रेप्लिकेट करने के लिए इन्हें लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। यदि लिविंग होस्ट सेल इन्हें नहीं मिलती है तो ये लिविंग थिंग ही नहीं होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते हैं, नॉन लिविंग फॉर्म में होते हैं। इसमें डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद प्रोटोजोआ माइक्रोब्स होते हैं, जो टिपिकली यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद एल्गी, जो टिपिकली यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो करके ये अपना फूड बनाते हैं, फूड प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोबायल एक्टिविटीज़, माइक्रोब्स के बेनिफिट। अब माइक्रोब्स का जैसे ही सूक्ष्म जीवों का, बैक्टीरिया, वायरस और जो भी माइक्रोब्स हैं उनका जैसे ही सूक्ष्म जीवों का नाम अपने दिमाग में आता है तो अधिकतर लोग यही
उनके पहली पिक्चर यही आती है कि जो भी बैक्टीरिया होंगे वो हार्मफुल होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और बीमार करते हैं सबको, और चीज़ों का नुकसान करते हैं। जो चीज़ें अपन यूज करते हैं जैसे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, फूड को नुकसान पहुंचाते हैं, यही चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। और बेनिफिशियल किस तरह से होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये अपन देखते हैं। तो अगर अपन माइक्रोब्स के बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहला बेनिफिट है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्ट्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। जो कुछ अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सब का निर्माण जो माइक्रोबायल फर्मेंटेशन एक रिएक्शन है उसके द्वारा होता है। इनके बिना जैसे कि योगर्ट, बटर मिल्क, चीज़, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ब्रेड्स, पिकल्स, इन सब का निर्माण करने में इनका मुख्य रोल होता है। माइक्रोबायल फर्मेंटेशन के द्वारा ही, इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा करने वाली किण्वन नाम की क्रिया के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। इसके बाद अपन देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। पर्यावरण को साफ करने में और ऊर्जा के उत्पादन में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मीथेन गैस, जिसे कि नेचुरल गैस कहते हैं, इसका निर्माण मेथेनोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है, जो कि एक बायोफ्यूल के रूप में काम में ली जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में काम में ली जाती है। और कुछ एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक रिफ्यूज, बायोमास, ग्रेन, इन सब को भी बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो बायोरेमेडिएशन एक क्रिया होती है, जैविक उपचार, जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो सॉल्वेंट्स, ऑयल स्पिल्स और कचरा, एनवायरमेंटल जो कचरा होता है, बायो वेस्ट जो होता है, उसका डिग्रेडेशन करने का काम भी ये माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब के द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद अपन देखते हैं सस्टेनिंग एग्रीकल्चर, विकसित कृषि। इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कृषि में प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स चलते रहते हैं नेचर में, इकोसिस्टम्स में। तो उनके द्वारा ही, जैसे नाइट्रोजन एक आवश्यक न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, तो नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है एनवायरनमेंट में, और उसको फ्री नाइट्रोजन को पौधों के काम में लेने लायक, पौधों के द्वारा यूज करने लायक उसको बनाने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, फॉस्फेट, इन सब का जो साइक्लिंग है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल जीन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में भी बायो इंजीनियरिंग के द्वारा, जैसे कि एंजाइम्स, यूजफुल नेचुरल जीन प्रोडक्ट्स हैं एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, मेडिकेशंस सच एज ह्यूमन इंसुलिन, इंटरफेरॉन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इन सब का निर्माण करने में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ह्यूमन माइक्रोबायोटा एंड माइक्रोबायोम। अब माइक्रोबायोम सबसे पहले देखते हैं माइक्रोबायोम होता क्या है। किसी भी होस्ट में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स को अपन माइक्रोबायोम कहते हैं। और ह्यूमन माइक्रोबायोटा से मतलब है ह्यूमन की बॉडी में पाए जाने वाले समस्त माइक्रोब्स। और ह्यूमन की बॉडी में माइक्रोब्स, जो ह्यूमन की बॉडी सेल से बनी हुई है, उनसे भी ज़्यादा नंबर में माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और वो ह्यूमन के लिए, मानव के लिए बेनिफिशियली इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें उनका खुद का, इनके बीच में एक जो
संबंध पाया जाता है, रिलेशनशिप पाई जाती है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, जिसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है, मानव है, उसको तो उनसे जो बायो प्रोडक्ट होते हैं, जो वो रिएक्शन करते हैं, वो उनके लिए लाभदायक होती है और उनको रहने के लिए स्थान और खाना माइक्रोब्स को मिल जाता है। तो इन दोनों की आपस में सहयोगी इंटरेक्शन, रिलेशनशिप पाई जाती है। और ये मेनली करते क्या हैं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, जिसमें सबसे पहले डाइजेशन ऑफ मैनी फूड्स, स्पेशली प्लांट पॉलीसेकेराइड्स का डाइजेशन, जो इनडाइजेस्टिबल होता है ह्यूमन के लिए, इनका डाइजेशन का काम माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं जिनका रेगुलेशन इनके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कुछ, यदि ह्यूमन बॉडी में माइक्रोब्स की कमी होती है, माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं, तो वो अपने सामने आता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के रूप में, बीमारियों के रूप में, जैसे कि डायबिटीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, कोलोन कैंसर, पॉसिबली मूड एंड बिहेवियर चेंजेस। ये सब माइक्रोबायोटा में चेंज होना या माइक्रोबायोटा जो प्रॉपर होना चाहिए वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, तब ये लक्षण अपन को इन बीमारियों के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरह से ये जो ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए माइक्रोब्स इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। और अगर अपन सार रूप में, संक्षिप्त रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म टिपिकली बहुत स्मॉल, सूक्ष्म, जो कि खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो जीव होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कहते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एल्गी। इनको, ये मेजर ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आर नॉट हार्मफुल बट रादर देन बेनिफिशियल। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म नुकसानदायक नहीं होते हैं, ह्यूमन के लिए लाभदायक भी होते हैं। और माइक्रोबायोटा, जो कि अभी अपने देखा था कि माइक्रोबायोटा क्या होता है, किसी भी होस्ट में पाए जाने वाले टोटल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को अपन माइक्रोबायोटा कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो कि ह्यूमन में पाए जाते हैं, वो स्पेशली क्या क्या काम करते हैं, जो कि अपन ने अभी देखा। मेनली वो डाइजेशन ऑफ मैनी फूड्स का काम करते हैं, रेगुलेशन ऑफ मल्टीपल होस्ट मेटाबॉलिक पाथवे करते हैं, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी इम्यून डिफेंसेस को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, कोरोना से बचें। थैंक यू।